अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज जो वीडियो में हम जिस लेक्चर को डिस्कस करेंगे वो लेक्चर है MGT 510 का लेक्चर नंबर 26। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है ISO 9001-2000 QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का क्लोज नंबर 7। क्लोज नंबर 7 का टाइटल क्या है? कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है और फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो आपको इजी लगता है, या ईमेल आईडी भी मौजूद है, जो आपको इजी लगता है उससे हमसे कांटेक्ट करें तो फिर आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर का टॉपिक नंबर 1 है प्रोडक्शन एंड सर्विस ऑपरेशन। सेकंड हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। इससे दूसरे स्टूडेंट्स की मदद हो सकेगी। और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो हमारा चैनल जो है वो फॉर यू के अंदर आएगा, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा और उससे क्या होगा कि हम भी मोटिवेट होंगे आपके लिए मजीद ऐसी वीडियोस बना सकें। तो आइए आज के अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है ISO 9001 और 2000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। इसके मुख्तलिफ क्लोजेज जो है हम डिस्कस करते हुए आए हैं और यहाँ पर हम जो है क्लोज नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। क्लोज नंबर 7 के पार्ट जो है वो 7.5 हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, जिसका टाइटल है प्रोडक्शन एंड सर्विस ऑपरेशन। 7 और ये जो है 7, देखिए क्लोज नंबर 7 हमारा हो गया कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, और क्लोज नंबर 7 का पार्ट 5 हमारा हो गया प्रोडक्शन एंड सर्विसेज ऑपरेशन। और क्लोज नंबर 7 का पार्ट 5 का 1 जो सब क्लोज हो गया वो हमारी हेडिंग है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं? ये द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान एंड कैरी आउट प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोविजन अंडर कंट्रोल कंडीशंस। कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर कोई काम कर रही है तो वो प्लान करेगी और प्रोडक्शन और सर्विसेज प्रोविजन को अगर परफॉर्म करेगी कंट्रोल कंडीशन के अंदर। अब वो कंट्रोल कंडीशन कौन कौन सी हैं वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि कंट्रोल कंडीशन में क्या है। द अवेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट। कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट की क्या क्या खसूसियात हैं। द अवेबिलिटी ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शन एज नेसेसरी। कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उसको इस्तेमाल करने के लिए जो वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं वो वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, ताकि वो वर्कर्स की हेल्प कर सकें वो प्रोडक्ट को बना रहे हों। और जब वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए तो कस्टमर के लिए भी वर्क इंस्ट्रक्शन मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि आप इवन एक हम बिल्कुल सिंपल सी मिसाल लेते हैं, अगर आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं, ठीक है, अगर आप कोई सिरप खरीदते हैं तो उसके अंदर से भी एक पेपर निकलता है और उस पेपर पे आपको बताया जाता है कि आप इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इंक्लूडेड हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, किस किस बीमारी में इसको यूज़ किया जाता है, प्रेगनेंसी में इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी डिटेल्स जो है उसके अंदर होती हैं। इवन अगर आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदते हैं उसके अंदर से भी बहुत बड़ा पेपर निकलता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो वर्क इंस्ट्रक्शन होती हैं और एज नेसेसरी लिखा हुआ है कि अगर ज़रूरियत हो तो उसके अंदर मौजूद होती हैं, वरना अगर बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट आपने लिया है तो उसके अंदर ये वर्क इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं होती। द यूज़ ऑफ सूटेबल इक्विपमेंट। वहाँ पर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। जैसे आगे आप एक सिंपल इलेक्ट्रिशियन की मिसाल ले लें। अगर इलेक्ट्रिशियन जो है वो सिंपल आपके घर में कोई तार लगाने के लिए आता है या बटन लगाने के लिए आता है तो वो क्या करता है, तार साथ लेकर आता है, वो बटन्स वगैरह साथ लेकर आता है, फिर वो टेस्टर लेकर आता है, उसके पास पिलास मौजूद होता है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो उसको काम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो उसके पास मौजूद होते हैं। यहाँ पे वही बात हो रही है कि सूटेबल इक्विपमेंट जो है वो उनके पास मौजूद होने चाहिए। द अवेबिलिटी एंड यूज ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस। मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस अगर हम इलेक्ट्रिशियन की ही मिसाल लें तो उसके पास एम्पेयर मीटर होता है और वो टेस्टर से वायर पे लगा के देखता है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी तरीके से कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास उस टाइम उसके जो डिवाइसेस रिक्वायर्ड होते हैं, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस, वो होने चाहिए। जैसे कि मिसाल ले लें, अगर कोई प्रेशर से रिलेटेड काम हो रहा है तो प्रेशर गेज मौजूद होना चाहिए। अगर कोई वायर वगैरह की लेंथ और गेज को मॉनिटर करने के लिए हो रहा है तो वहाँ पे मेजरिंग टेप होनी चाहिए, स्क्रू गेज होना चाहिए, वर्नियर कैलिपर वगैरह होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। यानी कि कौन कौन सी इक्विपमेंट आपको मॉनिटरिंग के लिए रिक्वायर्ड है, कौन कौन से इक्विपमेंट आपको मेजरमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, ये सारे इक्विपमेंट वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीज डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज। वहाँ पर इम्प्लीमेंट होने चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज प्रोडक्ट को बनाने के दौरान यूज होंगी, कौन सी एक्टिविटीज प्रोडक्ट को डिलीवर करने के दौरान मौजूद होंगी, और कौन सी एक्टिविटीज पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज होंगी। यानी कि प्रोडक्ट को कस्टमर से डिलीवर करने से पहले जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज कहते हैं। तो ये सारी होनी चाहिए। तो ये जो ओवरऑल कंडीशन जो है ये कंट्रोल्ड कंडीशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ 7.5.1 को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन।
अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, अब मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है कि यहाँ पर स्टिकी नोट्स टाइप बनाकर जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा आपके लिए ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी डिटेल जो है वो मैंने खुद लिखी है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, उसके बाद एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके लिए लिखी है ताकि आपको ईजिली ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। अब सिंपल, बहुत सिंपल होता है कि मैं यहीं से इसको पढ़ूँ और आपको समझा दूँ। अब ये ईजी था, समझ में आने चीज़ थी, कोई टेक्निकल टर्म इसके अंदर नहीं थी, तो मैंने सिंपली आपको समझा दिया। लेकिन ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, सिर्फ इन्होंने डेफिनेशंस दी हुई है और एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप फंस सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, आपको यहाँ पे डिटेल के साथ बता दिया ताकि आप सिर्फ ये लेक्चर सुने, इस वीडियो को देखें, 2-3 दफा देख लें तो आपको याद हो जाए, इजीली जाके आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद है अंडरस्टैंड व्हाट्स नीडेड, यानी कि कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोविजन के लिए कौन सी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे दिया गया है। फिगर आउट व्हाट यू नीड टू डू मेक प्रोडक्ट और आफ्टर सर्विसेज दैट मीट स्टैंडर्ड एंड मेक कस्टमर हैप्पी। कि आपने फिगर आउट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकें जो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक हो और कस्टमर को खुश रखे। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी एबिलिटीज़ को चेक करना है। मेक श्योर यू कैन मीट द टर्म्स और एग्रीमेंट व्हाट डू यू वांट कस्टमर एक्सपेक्ट। ये जो कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो सारी आपके अंदर एबिलिटीज़ हों, आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हों ताकि वो आप उस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकें। ट्रेन योर टीम, यानी कि आप अपनी टीम को ट्रेन करें। टीच योर वर्कर व्हाट दे नीड नो टू डू देयर वेल जॉब, यानी कि आप अपने वर्कर्स को ट्रेन करें कि ताकि वो अपने काम को अच्छी तरीके से समझ सकें। जब वो आप अपने काम को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, उसके ऊपर ट्रेन होंगे, जब भी वो एक अच्छा काम करके एक अच्छा प्रोडक्ट आउटपुट के तौर पे आपको तैयार करके देंगे। टॉक वेल, कीप एवरीवन इन्फॉर्म एंड मेक श्योर एवरीवन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आप क्या करें, सबसे ज़्यादा बात करें कि कौन सी प्रोडक्ट हम बनाने चाह रहे हैं, इसके क्या स्टैंडर्ड हैं, क्या चीज़ें हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें और उनको ओपन रखेंगे ताकि वो इजीली आइडियाज आपके साथ शेयर कर सकें। प्रिवेंट प्रॉब्लम, ट्राई टू स्टॉप इशू बिफोर दे हैपन। आप प्रॉब्लम्स को रोकने की कोशिश करें, ये नहीं कि उसके बाद, उससे पहले ही। फॉलो रूल्स, मेक यू आर श्योर यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट लॉ रिक्वायर्ड। आप जो है वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम करें। ISO 9001 ये कहता है। ऐसा ना हो कि आप कुछ काम ऐसा करें जो कि सेफ्टी से रिलेटेड ना हो और कानून के मुताबिक ना हो। थिंक अबाउट दीज थिंग्स टू। आपने उसके अलावा भी कुछ चीज़ों के बारे में सोचना है, जैसे कि आपने ये सोचना है कि किस तरीके से आप चीज़ें बनाएंगे, चीज़ें किस तरीके से होंगी। जब प्रोडक्ट बना लिया जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को सेफ किस तरीके से रखना है, अपनी टीम को ट्रेनिंग किस तरीके से देनी है, चीज़ें किस तरीके से एक फ्लो में चलेंगी। आप अगर मशीनें यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखना है कि वो मशीनें बिल्कुल ठीक हों। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो मेजरिंग डिवाइस वगैरह सारी चीज़ें ठीक हों, ये सब आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। इमेजिन करें कि आप एक बेकिंग कुकीज़ कर रहे हैं, आप एक बेकरी पे काम कर रहे हैं और आप ये कुकीज़ बना रहे हैं बेचने के लिए। बिफोर यू स्टार्ट, आप उसको बनाने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? यू चेक इफ यू, अगर आप ये चेक करेंगे कि आपके पास सारे इंग्रीडिएंट हैं जो कि कुकी बनाने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, आप कोई वीडियो देखेंगे, आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछेंगे, आप उससे ट्रेनिंग हासिल करेंगे। उसके बाद जो है वो आप बात करेंगे कि हाँ यार ठीक है। उसके बाद आप अपनी रेसिपी को डबल चेक करेंगे, कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। उसके बाद जो है वो आप हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को देखेंगे, सफाई सुथराई से खाने की चीज़ बनाएंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी कुकीज़ आपने बनानी है, किस तरीके से उनको जो है आप सेफ रखेंगे, किस तरीके से कस्टमर तक भेजेंगे, किस तरीके से उसको फ्रेश रखेंगे। ये सारी चीज़ें सोचेंगे तो जब कुकी बनाने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वही सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको बताया गया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, एक बिस्किट बनाना, आप घर में भी खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स अपने पास रखते हैं, नमक मिर्चें, जो चीज़ें उसके अंदर डलेंगी वो सब चीज़ें आप अपने पास रखते हैं, सफाई का ख्याल रखते हुए बनाते हैं। फिर आपको पता होता है आपने उनको किस तरीके से स्टोर करना है, फ्रीजर में रखना है, कब तक आपने खाना है, उसको ढक के रखना है ताकि उसके ऊपर कोई चीज़ ना गिर जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाते हुए भी आपने यूज़ करनी ही होती हैं। आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में आके रट्टे नहीं मारने, बल्कि चीज़ों को आपने कॉन्सेप्चुअली समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एंड देन जाके सिंपली आपने राइट कर देना है। उसके बाद हमारा 7.5.2 है वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन। आपने क्या करना है, वैलिडेशन करना है प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग की सर्विस प्रोविजन के मुताबिक। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेक श्योर प्रोसेसर फॉर मेकिंग थिंग्स और प्रोवाइडिंग सर्विस वर्क वेल, स्पेशली इफ यू कांट इजीली चेक द क्वालिटी लेटर। आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी जो सर्विसेज हैं और जो प्रोडक्ट आप बना के दे रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, स्पेशली उस सूरत में जब आप सर्विसेज को, उसकी क्वालिटी को बहुत देर के बाद चेक ना कर सकें। अब इससे मिसाल क्या है
कि आप जो है वो एक बाइक्स बना रहे हैं, बाइक बना के आपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। अब वो बाइक तो कस्टमर के पास है, जब तक आपके पास थी, आपकी कंपनी के अंदर थी, आप उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, उसको चला के चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में आप उसको चेक नहीं कर सकते। उसके बाद वो कस्टमर ही आपको प्रॉब्लम बताएगा। तो ऐसी सर्विसेज या ऐसा प्रोडक्ट जो कि थोड़ी देर के बाद कस्टमर के पास चले जाना है, तो आपने उस पर खास ध्यान रखना है, उसको अच्छे तरीके से चेक करना है। फिक्स प्रॉब्लम, figure out how to make things right if there are issue after the product is used or the service is done। आपने अगर आपके पास कोई कस्टमर कंप्लेन आती है तो आपने उसके ऊपर पूरे काउंटर मेजर्स लेने हैं, पूरी उसको देखना है, अपनी पूरी सप्लाई चेन को, अपनी पूरे वर्क फ्लो को आपने चेक करना है कि उसके अंदर अगर कोई मसले हैं तो आपने उसको चेक करना है। प्रूव इट वर्क, शो दैट द प्रोसेसेस कैन डू व्हाट दे आर सपोज टू डू। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जिस काम के लिए आपने एक मशीन ली है, वो मशीन वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन यू आर मेकिंग अ न्यू टाइप ऑफ कार। एक आप एग्जांपल कर लें कि आप एक नई किस्म की कार बना रहे हैं। यू नीड टू मेक श्योर द वे यू बिल्ड इट वर्क वेल। सबसे पहले आपने किस बात को मेक श्योर करना है कि जो जो गाड़ी आप बना रहे हैं वो अपने मकसद को पूरा करे। यानी कि अगर वो स्पीड 100 की स्पीड पे चलने के लिए बनी है और आप क्लेम करते हैं कि ये गाड़ी जब चलेगी तो उसके अंदर किसी किस्म की आवाज़ नहीं आएगी, या इसको और भी अच्छी मिसाल ले लेते हैं कि आप एक मिसाल लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर का माइलेज देगी 1 लीटर के अंदर, तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि जो बात आप बोल रहे हैं वो उस पर काम करे। there is a problem with the car later on, like the brake don't work right, it's not easy to fix। अगर आप देखें, अब आपने कार बना के कस्टमर को दे दी और कुछ अर्सा चलने के बाद उस ब्रेक सही तरीके से काम नहीं करती, तो उसको अब ठीक करना आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट जब तक आपके पास था तो वो तो ठीक था, लेकिन जब आपने तो आपने क्या करना है, बिफोर यू आर स्टार्ट सेलिंग द कार यू नीड टू टेस्ट एवरीथिंग रियली वेल टू मेक श्योर इट सेफ एंड इट वर्क प्रॉपरली। तो आपने क्या करना है, उस गाड़ी को बेचने से पहले आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से चेक करना है कि ये बिल्कुल सेफ है, चलने के लिए ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर ठीक है। इवन आप क्या करें, आप इस एग्जाम्पल को चेक करने के लिए कि टेस्टिंग किस क्राइटेरिया तक होती है, आप जाकर यूट्यूब पे लिखें कार क्रैश टेस्ट। तो उसमें क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी कार की कंपनीज हैं, जैसे कि BMW है, फोर्ड है, ऐसे जो बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो एक कार बनाने के बाद उस पूरी कार को बना के उसका क्रैश टेस्ट भी करती हैं। क्रैश टेस्ट किस तरीके से करती हैं कि उसके अंदर एक रोबोट को बिठाया जाता है, ठीक है, और गाड़ी की स्पीड को चेक किया जाता है। 100-200 की स्पीड पे जाके वो गाड़ी एक दीवार से या एक लोहे के पूरे मेटल से हिट करती है, और हिट करने के बाद देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना है। अगर इसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ होता तो एयर बैग जो सेफ्टी फीचर्स उसमें लगाए गए हैं वो उसको बचा सकते थे या नहीं बचा सकते। तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए, कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, उस प्रोसेस को, उस प्रोडक्ट को वो किस तरीके से वैलिडेट करते हैं कि वो पूरी इतनी महंगी गाड़ी को ले जाके इस चीज़ से टकरा देते हैं। मेन अपॉर्चुनिटी क्या होती है, या मेन उनका पर्पस क्या होता है कि कस्टमर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 7.5.3, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी। इसको हम यहाँ पे देखते हैं लेबल प्रोडक्ट। Put tags or label on the product so we know that we are doing the whole process of making them। अब क्या करते हैं कि आप टैग लगा दें या लेबल लगा दें। अब आप देखते हैं बहुत सी गाड़ियों के मॉडल्स नंबर्स होते हैं, मॉडल्स के नाम होते हैं, उनके कुछ सर्टेन नंबर्स होते हैं, सीरियल नंबर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उससे क्या होता है, वो टैग और लेबल उन पे क्यों लगाए जाते हैं, वो इस वजह से लगाए जाते हैं कि उनका जिस प्रोसेस से वो बन के गुजरे हैं उस सीरियल नंबर के थ्रू ट्रैक किया जा सके कि किस मशीन पे ये बने थे, किस डेट पे ये बने थे, किस मैन पावर ने इस पे काम किया था। तो उसको ट्रैकिंग रखने के लिए आसान होता है, उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आसान होता है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे देख लें। थिंक अबाउट मेकिंग पिज्जा इन अ रेस्टोरेंट। ईच पिज्जा नीड टू बी लेबल्ड विद इट्स टाइप एंड स्पेशल रिक्वेस्ट लाइक नो चीज। As goes through the process of making and baking, the chef need to be know it's been checking for quality. It's a customer letter saying that the pizza were wrong. The restaurant can check the record to see what went wrong to a specific pizza। अब एक पिज़्ज़ा, एक जो अच्छा रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपका एक टेबल नंबर होता है, आपका एक ऑर्डर नंबर होता है, आप जो इंग्रेडिएंट्स सेलेक्ट करते हैं उन इंग्रेडिएंट्स का भी इवन एक नंबर होता है, उनको एक सीरियल नंबर दे देते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो सारी स्पेसिफिकेशन लिख देते हैं। और शेफ के पास इंस्ट्रक्शन जाती है कि टेबल नंबर 1 से जो है वो पिज़्ज़ा नंबर 10 की रिक्वेस्ट आई है, और पिज़्ज़ा नंबर 10 पे कस्टमर ने टेबल नंबर 1 पे जो पिज़्ज़ा नंबर 10 मांगा है उसमें उसने ये मांगा है कि चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैक्रोनीज नहीं होनी चाहिए, या मशरूम्स की क्वालिटी उसके अंदर कम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कस्टमर बताता है। और उसके बाद अगर कस्टमर किसी चीज़ की कंप्लेन करता है तो रेस्टोरेंट के ओनर या रेस्टोरेंट का मैनेजर जो है वो बैक लूप में जाके रिकॉर्ड चेक करता है कि भाई किस शेफ ने ये बनाया है और ठीक बनाया नहीं बनाया, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया या नहीं किया, वेटर ने जो इंस्ट्रक्शन नोट डाउन किए कस्टमर से वो ठीक तरीके से किए हैं या नहीं किए हैं। तो इसको ट्रैकिंग रखना और साइडिफिकेशन करना आसान होता है। यानी कि आपने आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से कर ली, लेबल वेटर ने इंस्ट्रक्शंस ली और उसको नोट डाउन कर दिया, ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। और उसके बाद अगर कोई मसला आता
है, यही आइडेंटिफिकेशन शेफ के लिए भी होगी, दूसरे लोगों के लिए भी होगी जो उस पर काम कर रहे होंगे। उसके बाद अगर वो कस्टमर कोई कंप्लेन करता है तो जो मैनेजर है वो आके उन चीज़ों को देखेगा, नंबर ट्रेस करेगा, तो उसको हम ट्रेसेबिलिटी बोलते हैं। इसी तरीके से ये जो है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी है। उसके बाद और डिटेल में दिया गया है आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेबल एंड ट्रैक वही तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है 7.5.4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट का ही है। उसमें क्या है, कस्टमर प्रॉपर्टी। कस्टमर प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कस्टमर स्टफ का जो है आपने अच्छे से ख्याल रखना है। बी केयरफुल विद थिंग्स दैट बिलोंग टू द कस्टमर व्हेन दे आर विद अस। आपने उन चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखना है कि जैसे आप एक मिसाल ले लें कि कस्टमर आप जो है वो गाड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है, आप गाड़ियाँ रिपेयर भी करते हैं। अब आपके पास कोई कस्टमर गाड़ी देके गया है रिपेयर करने के लिए, उसके ब्रेक सही तरीके से काम नहीं कर रहे। अब ऐसा ना हो कि आप ब्रेक्स ठीक कर रहे हो तो आप स्टीयरिंग खराब कर दें, और स्टीयरिंग ठीक कर रहे हो तो आप ब्रेक खराब कर दें। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जब कस्टमर कोई चीज़ आपको देकर जाए तो ये कस्टमर की प्रॉपर्टी है, जो इस वक्त आपके पास है उसका आपने खास ख्याल रखना है। प्रोडक्ट एंड कीप ट्रैक, मेक श्योर वी नो व्हाट कस्टमर स्टेप वी हैव, कीप इट सेफ एंड लेट द कस्टमर नो इफ एनीथिंग हैपन टू इट। अब अगर आपने ब्रेक्स ठीक कर रहे थे, ब्रेक्स ठीक करते हुए आपको पता है कि जो ब्रेक की शाफ्ट है, जो किसी और जो हैंड ब्रेक है, वो हैंड ब्रेक खराब है, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेक सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अब कस्टमर को तो सिर्फ पता है कि ब्रेक खराब है, लेकिन जब कस्टमर आया तो आपने उसको बताया, या इन्फॉर्म करके बताया, या कॉल करके बताया, या ईमेल कर दी, या किसी तरीके से उसको पिक्चर्स भेज दी, वीडियोस भेज दी कि देखें आपके ब्रेक्स में तो प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ आपके हैंड ब्रेक में भी प्रॉब्लम है, फ्यूचर में जाके आपको मसला हो सकता है, ठीक है, तो आप इसको भी ठीक करवा लें। अब आप इन तीनों चीज़ों को ठीक कर रहे हैं तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे उस पे बोल सकते हैं, अगर मैं इन तीनों चीज़ों पे काम करूंगा, देयर इज माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो गेयरिंग सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं करे, तो उसकी रिपेयर कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ सकती है, या इस प्रोसेस के दौरान वो खराब हो सकता है। तो अगर कस्टमर आपको इजाजत दे कि हाँ ठीक है आप काम कर लें, तो आप काम कर लें, वरना आप नहीं करें। ठीक है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप सोचेंगे एक फ़ोन जो है, आप एक फ़ोन रिपेयर शॉप पे काम कर रहे हैं और कस्टमर जो है वो अपना फ़ोन आपके पास लेकर आया है ठीक कराने के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने एज अ शॉपकीपर उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना और अच्छे तरीके से काम करना है, और आपने कीप ट्रैक करना है कि फ़ोन आपके पास आया, फ़ोन को आपने सेव रखना, सेफली आपने उसको रिपेयर किया, और अगर उसके अंदर कुछ गलत हो गया, जैसे कि स्क्रीन टूट गई रिपेयरिंग के दौरान, या कोई और मसला हो गया, तो आपने क्या करना है कि कस्टमर को उसका रिकॉर्ड रखना है और कस्टमर को बताना है कि ये मसला हो गया। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम जो है कहते हैं कि कस्टमर प्रॉपर्टी की टेक केयर करना। उसके आगे वही दिया हुआ है, तो इसमें क्या चीज़ ऐड की है, आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी एंड अदर एसेट ओन बाय कस्टमर, कि आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रिलेशन टू प्रॉपर्टी, किस टाइप की प्रॉपर्टी आपको दे के गया है वो, और उसके रिलेटेड क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, उसकी आपने टेक केयर करनी है। सिंपल वही चीज़ है जो पीछे मैंने डिटेल में बता दी, यहाँ पे मजीद डिटेल दी गई है, आप इसको सिंपल पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है 7.5.5 preservation of a product. The organization shall preserve conformity of the product during internal processing and delivery to the internal discussion. This preservation shall include identification, handling, packaging, storage and prediction. Preservation shall also apply the constituent part of the product. अगर आपको कोई प्रोडक्ट देके गया है कस्टमर, आपने उसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व करना है। ऐसा नहीं कि आपने, जैसे आपको कोई भी ऐसी चीज़ देके गया है कि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाहर बारिश हो सकती है, ओले पड़ सकते हैं, और आपने जो है कस्टमर की गाड़ी तो आपको रिपेयरिंग के लिए देके गया और आपने बाहर खड़ी कर दी, और उससे क्या हुआ कि वो गाड़ी बारिश के दौरान और ओलों के दौरान ख़राब हो गई, और उसकी स्क्रीन जो है, जो शीशा था वो टूट गया, और उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो गए। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके नहीं रखा। तो प्रिजर्वेशन आपने प्रोडक्ट की ज़रूर करनी है। इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि थिंक अबाउट अ कंपनी दैट सेल्स फ्रेजाइल ग्लासवेयर ऑनलाइन। आप एक कंपनी के बारे में सोचे जो कि ग्लास सेल करती है, शीशे के ऑनलाइन। They need to carefully pack each item, double wrap and study boxes to prevent baking during shipping. तो उन्होंने क्या करना है कि जब वो कस्टमर को उस आइटम को सेंड कर रहे हैं, उस गिलास को भेज रहे हैं कस्टमर को डिलीवरी के लिए, तो उसको बबल शॉपर के अंदर रैप करें, ऐसे बॉक्सेस में रखें कि जिन बॉक्सेस के अंदर वो टूट ना जाएं, वो बॉक्सेस उनको टूटने से बचाएं शिपिंग के दौरान। दे आल्सो नीड टू कम्युनिकेट विद द डिलीवरी कंपनी टू इंश्योर दे हैंडल इन द पैकिंग जेंटली। और उनको आपस उस डिलीवरी कंपनी को, जो वो यूज़ कर रहे हैं डिलीवरी के लिए, उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना है कि भाई ये फ्रेजाइल आइटम है। फ्रेजाइल आइटम कौन से होते हैं, शीशे के गिलास हो गए, इस तरीके की चीज़ें हो गई जो कि हैंडलिंग शिपिंग के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टूट सकती हैं, उनको फ्रेजाइल आइटम कहते हैं। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, उस डिलीवरी कंपनी को नसीहत करनी है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो मूविंग के दौरान टूट ना जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस।
कि मेजरिंग डिवाइसेस जो है उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है आपने। चेक टूल डिसाइड व्हाट डू नीड टू मेजर एंड व्हाट टूल्स वी नीड टू डू इट। ये हमने शुरू में पता था कि अगर आप प्रेशर से रिलेटेड काम हो रहा है तो आपके पास प्रेशर गेजेस होने चाहिए, अगर वायर से रिलेटेड काम हो रहा है वायर का गेज आपने वगैरह देखना है तो आपके पास वर्नियर कैलिपर होना चाहिए। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है टूल सही तरीके से काम कर रहे हो, परफेक्ट टूल होने चाहिए। ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि आप एक किचन स्केल की बेकरी के किचन की मिसाल ले लें। आप जो है वो इसके इंग्रेडिएंट्स को मेजर करने से पहले आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि भाई वो जो इंग्रेडिएंट्स से मिसाल ले लें कि आप जो है वो उसके अंदर जो है वो मिर्चियाँ वगैरह डाल रहे हैं और दूसरी चीज़ें डाल रहे हैं, तो वो आइटम क्या करते हैं आप वेट करके डालते हैं। आपके पास एक मेजरिंग स्केल पड़ा हुआ है, वो अच्छे तरीके से मॉनिटर करता है, तो उसके ऊपर आप सारी चीज़ें जो हैं वो वेट कर करके डाल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने चिकन बनाना है और कस्टमर ने जो है वो हाफ के जी का आपको ऑर्डर दिया है। अब आपका अगर वेट स्केल ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जो आपका तराजू है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, या तो ज़्यादा डाल देंगे या तो कम डाल देंगे। ज़्यादा डाल देंगे तो कस्टमर तो कंप्लेन नहीं करेगा लेकिन ओनर कंप्लेन करेगा, अगर कम डाल देंगे तो कस्टमर भी कंप्लेन करेगा। तो आपने इस चीज़ को का खास ख्याल रखना है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, जो तराजू है वो सही काम कर रहा हो, जिस कढ़ाई में आपने पकाना है वो साफ सुथरा हो, उसमें जंग ना लगा हुआ हो या वो गंदी ना हो। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हैं, सारी चीज़ें इनका आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। उसके बाद है कंट्रोल और मैचिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइसिंग। ये वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है या आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोट्स हासिल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। इंशाल्लाह ये नोट्स मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।